3 थंब रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आप ई कॉमर्स में या ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, आपका स्टोर जो है वो प्रॉफिटेबल बन सकता है। एक अच्छे सेल्स जो है अगर आप क्रिएट करते हो तो किस तरह से आप प्रॉफिट में रहोगे, उन 3 स्टेप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है, इसको आप थंब रूल की तरह लेके चलना, रूल्स की तरह लेके चलना कि हमने 3 रूल्स को अपनाना है जब भी हमने एड्स लगानी है या जब भी हमने ऑनलाइन स्टोर रन करना है, कोई सेल्स करनी है, तो इन 3 थंब रूल्स के ऊपर हमने चलना है। तो कौन कौन से वो 3 थंब रूल्स हैं? तो सबसे पहला थंब रूल जिसका हमने ध्यान रखना वो है कॉस्ट पर परचेज, CPP, कॉस्ट पर परचेज। अब ये कॉस्ट पर परचेज क्या होता है? लाइक कॉस्ट पर परचेज वो है कि कितने रुपए में आपको एक ऑर्डर आ रहा है, आपकी जो परचेज है वो कितने रुपए में एक पड़ रही है आपको जब आप इन्वेस्ट करते हो एड्स पे। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये एड्स पे स्पेंड किए। अब 10,000 रुपये में आपके कितने ऑर्डर्स आए? अगर 10,000 रुपये में आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं 100, तो दैट मीन्स कि अगर आप 100 के साथ 10,000 को डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर परचेज आ जाती है आपकी 100 रुपीज़। मतलब कि 100 ऑर्डर्स लेने के लिए आपको एड्स पे 10,000 रुपये स्पेंड करने पड़े, 10,000 रुपये लगाने पड़े 100 ऑर्डर्स लाने के लिए। अगर आप इसी तरह से, मतलब अगर 50 ऑर्डर लेने हैं तो आपको कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? 5,000 रुपये। आप 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे, आपके 50 ऑर्डर्स आएंगे। क्यों 50 ऑर्डर्स आएंगे? क्योंकि आपकी CPP जो है अगर 100 रुपीज़ आ रही है तो। अब अगर यही CPP आपको 50 रुपीज़ आती, मतलब 50 रुपये में अगर आपको एक सेल आती और आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते, तो टोटल ऑर्डर्स आपको कितने आते? 200। मतलब कि जितनी कम CPP उतने ज़्यादा ऑर्डर्स। अगर CPP हमारी 100 रुपये आ रही है, 10,000 रुपये में आप ड्राइव कर पा रहे हो 100 ऑर्डर्स, और अगर CPP आपकी 50 रुपीज़ आ रही है तो वही 10,000 रुपये में आप ड्राइव कर पा रहे हो 200 ऑर्डर्स। 200 ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं सेम प्राइस पे, 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे। इसी तरह से हमने सबसे पहले, जब हम ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम करते हैं तो जो ज़रूरी है कि हमने CPP को जो है वो मेंटेन रखना है, हमने CPP कंट्रोल में रखनी है। तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट पिक करते हैं तो हमने कोशिश करना है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट पिक किया जाए जिसकी CPP जो है वो 50 रुपये से लेके 100 रुपये के इन बिटवीन रहे। अगर 50 से लेके 100 रुपये के इन बिटवीन हमारी CPP रहती है तो हम एक अच्छे खासे ऑर्डर जो है वो क्रिएट कर पाते हैं। अगर ये CPP बढ़ती है तो ऑर्डर्स का काउंट जो है वो गिर जाएगा। मतलब कि कम से कम CPP पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ज़्यादा CPP पे आपको लॉस हो सकता है। तो हमने कोशिश करनी है कि हमारी CPP जो है वो 50 रुपये से लेके 100 रुपये के इन बिटवीन रहे। इस तरह का कोई प्रोडक्ट जो है वो हम पिक करें। अब CPP जो है वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो। वो डिमांड पे भी डिपेंड करती है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। वो ट्रेंड पे भी प्रोडक्ट करती है कि वो प्रोडक्ट क्या अभी ट्रेंडिंग में है या नहीं। वो प्रोडक्ट के प्राइस पे भी डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट किस प्राइस पे बिक रहा है, और वो आपकी वेबसाइट के कन्वर्जन रेट पे भी डिपेंड करती है कि आपकी वेबसाइट का कन्वर्जन रेट कितना है, आपकी वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक है, कितनी अच्छी लग रही है, और कितना अच्छा मैसेज जो है वो कस्टमर को दे पा रही है, रिलायबल है या नहीं है। क्या आपकी वेबसाइट पे कस्टमर जब आ रहा है वो आपकी वेबसाइट पे विश्वास करके ऑर्डर प्लेस कर रहा है या नहीं। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, अगर डिमांड ज़्यादा है तो CPP कम हो सकती है,
और ट्रेंडिंग में है तो सीपीपी भी कम हो सकती है, और अगर प्राइस जो है वो वर्थ नहीं लग रहा है कस्टमर को तो भी सीपीपी जो है वो बढ़ सकती है। और अगर प्राइस कस्टमर को अच्छा लग रहा है या आपने कोई ऑफर दी हुई है प्राइस के ऊपर, और हो सकता है कि आपकी सीपीपी उस ऑफर की वजह से भी डाउन आए। और वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है, कन्वर्जन रेट अगर उसका अच्छा है, तो आपकी सीपीपी डाउन आ सकती है। तो हमने इन सभी फैक्टर्स पे काम करना होता है कि हमारी सीपीपी जो है वो हमेशा डाउन रहे, हमारी सीपीपी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। कोशिश करनी है कि हमने कैसे भी करके हमने उस सीपीपी को 50 रुपये के से लेके 100 रुपये के इन बिटवीन मेंटेन करना है। इसके पीछे एक रीज़न है क्यों 50 रुपये से लेके और 100 रुपये के इन बिटवीन हमने जो है वो सीपीपी को मेंटेन करना है। अगर स्टार्टिंग में ही आपकी सीपीपी जो है वो 50 रुपये आ रही है और 50 से 100 रुपये के इन बिटवीन आ रही है, अगर स्टार्टिंग में ही ऐसा हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप इसी स्टेज पे ही ऑर्डर्स लेते रहेंगे। मान लो कि आप स्टार्टिंग में एड्स के ऊपर 500 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो और आपको जो ऑर्डर आ रहे हैं 500 रुपीज़ में वो आ रहे हैं 100 रुपये के हिसाब से 5, और वही अगर 500 रुपीज़ आप ऐड पे स्पेंड कर रहे हो और आपके ऑर्डर आ रहे हैं 50 रुपये सीपीपी पे, तो आपको ऑर्डर आएंगे 10 ऑर्डर्स आएंगे, है ना। तो अगर इस सीपीपी पे मतलब 50 से 100 रुपये के इन बिटवीन सीपीपी पे अगर आप 500 रुपये स्पेंड कर रहे हो और आपको ऑर्डर 5 से 10 आ रहे हैं डेली के, तो आप हमेशा इसी स्टेज पे तो नहीं रहोगे। आप चाहोगे कि ये ऑर्डर जो है मेरे 10 से 100 हो जाएं। अब 10 से 100 करने के लिए ऑर्डर्स को आपको ऐड के ऊपर बजट इंक्रीज करना पड़ेगा, और 100 ऑर्डर लेने के लिए आपको अगर 50 रुपये के सीपीपी के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो 5000 रुपये आपके ऑर्डर के ऊपर लगेंगे, और वही अगर 100 रुपये के सीपीपी के हिसाब से चलते हैं तो आपको 10,000 रुपये लगेंगे एड्स के ऊपर 100 ऑर्डर्स लेने के लिए। अगर 50 रुपीज़ में एक ऑर्डर आपको आ रहा है तो 100 ऑर्डर्स लेने के लिए आपको 5,000 रुपये लगेंगे, और वहीं आपको अगर 100 रुपीज़ में एक ऑर्डर आ रहा है तो आपको 100 ऑर्डर्स लेने के लिए 10,000 रुपये लगेंगे, राइट। तो जब हम इस बजट को इंक्रीज करते हैं 500 रुपये से लेके 5,000 तक पहुंचते हैं, राइट, या 10,000 तक पहुंचते हैं, तो सीपीपी फ्लक्चुएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप 500 रुपये से अब 5,000 की एड तक पहुंच गए हो तो आपकी सीपीपी भी तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होगी यहाँ पर आके। अब फ्लक्चुएशन की वजह से अगर हाइक आई, अगर सीपीपी बढ़ी, सीपीपी में हाइक आई, तो सीपीपी एक लिमिट तक बढ़नी चाहिए। अब अगर बजट बढ़ने के बाद आपकी सीपीपी बढ़ती है तो 50 रुपये से 60 रुपये 70 रुपये तक जाएगी, और 100 रुपये से 120 130 रुपये तक जाएगी। अब यही अगर 50 से लेके 100 रुपये तक हम नहीं मेंटेन करते हैं सीपीपी स्टार्टिंग में ही, तो होगा क्या कि अगर हम मेंटेन करते हैं स्टार्टिंग में, मान लो कि आपकी सीपीपी 100 रुपये से लेके 150 रुपये तक आ रही है। अगर आपकी सीपीपी 100 रुपये से 150 तक आ रही है स्टार्टिंग में ही 500 रुपये के बजट के ऊपर, अब वो 5,000 या 10,000 तक पहुंचेगी, तो ये सीपीपी अगर बढ़ेगी तो बढ़ के 120 हो जाएगी, 130 हो जाएगी, 150 की 160 हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से अगर सीपीपी बढ़ती भी है तो हम मेंटेन हाई बजट पे भी मेंटेन रख पाए इसको 170 से लेके 110 रुपये तक। इस वजह से कम सीपीपी पे हमने स्टार्टिंग करनी है, जिसकी सीपीपी कम से कम आ रही है। और अगर कम से कम सीपीपी पे स्टार्ट करेंगे, एक टाइम के बाद जब हम एड्स का बजट इंक्रीज करेंगे तो भी अगर हमारी सीपीपी बढ़े तो 10-15% बढ़ने से हमें फ़र्क ना पड़े, हम फिर भी प्रॉफिटेबल में रहें। इस वजह से स्टार्टिंग में ही हमने कोशिश करनी है कि हमारी जो सीपीपी है, हम प्रोडक्ट ऐसा पिक करें जिसकी वजह से हमारी सीपीपी जो है वो 50 रुपये से लेके 100 रुपये के इन बिटवीन रहे। अब सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसके ऑफर के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमने ये सारी चीज़ों को, सारे फैक्टर्स को देख के प्रोडक्ट्स को पिक करना है, या फिर हम टेस्टिंग करके भी देख सकते हैं कि हमारी सीपीपी जो है वो किस प्रोडक्ट पे 50 रुपये से लेके 100 रुपये के इन बिटवीन आ रही है, या किस वजह से 50 रुपये से लेके 100 रुपये के इन बिटवीन आ रही है। उस वजह को हमने अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर
देना है, जिसकी वजह से हम 50 रुपये से लेके 100 रुपये के इन बिटवीन सीपीपी को मेंटेन कर पाए। सो ये हमारा फर्स्ट थंब रूल था कि वी नीड टू मेंटेन सीपीपी इन बिटवीन 50 to 100 रुपीज़ इन स्टार्टिंग इटसेल्फ। अभी जो नेक्स्ट थंब रूल है वो है डिलीवरी परसेंटेज। अब जो डिलीवरी परसेंटेज है वो कैसे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में काम करेगी उसके बारे में बात करते हैं, और किस वजह से डिलीवरी परसेंटेज की वजह से कैसे और लॉस और प्रॉफिट हमें हो सकता है, राइट। अब डिलीवरी परसेंटेज क्या रोल प्ले करती है उसको अच्छे से कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं कि किस तरह से डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा होने से या डिलीवरी परसेंटेज कम होने से हमें प्रॉफिट और लॉस जो है वो हो सकता है। स्टार्ट करते हैं कि हम जो सेल्स जनरेट करते हैं अपने स्टोर के ऊपर, जब भी हम एड्स रन करते हैं, उन एड से मान लो कि आपको 100 ऑर्डर्स आए हैं और 100 ऑर्डर्स जो आए हैं, एक ऑर्डर की वैल्यू जो है वो 1000 रुपीज़ है, राइट। अब टोटल देखा जाए तो आपके स्टोर पे 1 लाख रुपीज़ की सेल्स आ गई है, ठीक है। अब 100 ऑर्डर्स लाने के लिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो हुई थी 10,000 रुपीज़, राइट। अगर 100 रुपये के हिसाब से सीपीपी आता है, और वहीं अगर हो सकता है कि 5,000 रुपीज़ की एड अगर आपने लगाई है और 50 रुपीज़ के हिसाब से सीपीपी आया है, तो भी आपके जो है वो 100 ऑर्डर्स आ जाते हैं, राइट। लेके चलते हैं हम 5,000 रुपये में 100 ऑर्डर्स आपके आए, और अगर 50 रुपये सीपी पड़ी, और उसके बाद आपकी जो पर ऑर्डर की वैल्यू है वो 1000 रुपीज़ है, और टोटल जो सेल है आपको 1 लाख रुपीज़ आई। कितने इन्वेस्टमेंट पे? 5,000 की इन्वेस्टमेंट पे अगर 50 रुपीज़ सीपीपी पड़ी तो, और अगर वहीं सीपीपी पड़ी 100 रुपीज़, तो 10,000 के ऊपर आपको 1 लाख रुपीज़ के सेल्स आई आपके अकाउंट में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, हम देखते हैं कि ये हमारी सेल्स है, ये 1 लाख रुपीज़ हमारी टोटल सेल्स है, राइट। एक्चुअल में ये सेल्स आपकी नहीं है, क्योंकि ये आपकी जो है ओवरऑल स्टोर की सेल है, ये सिर्फ नंबर्स है एक तरह से आपके लिए, ठीक है। इसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हो जाते, क्योंकि इंडिया जो है ना वो कैश ऑन डिलीवरी की मार्केट है। मोस्टली आपके ऑर्डर्स जो हैं वो सीओडी पे आते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे आते हैं। अगर आपके ऑर्डर्स मोस्टली सीओडी पे आते हैं तो ये आपके लिए सिर्फ नंबर्स हैं और कुछ नहीं है। आपको जो आपकी एक्चुअल सेल्स है ना वो है जो प्रोडक्ट आपके डिलीवर हो जाते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए कि आपने 100 ऑर्डर्स आपके स्टोर पे लिए, और उसमें से 40 ऑर्डर्स जो है वो आपके डिलीवर हो जाते हैं। अब 40 ऑर्डर्स के हिसाब से आपको 1000 रुपीज़ की जो प्रोडक्ट का प्राइस है, उसके बाद आपकी जो टोटल सेल होती है ना वो 40,000 होती है। ये हमारी एक्चुअल सेल है 40,000 रुपीज़, ना कि ये सिर्फ नंबर्स है, क्योंकि 100 ऑर्डर्स आ गए हैं, 100 में से जितनी डिलीवरी होगी ना वही आपकी सेल होगी, इसी के ऊपर सारी कैलकुलेशन होगी। यही पेमेंट जो कस्टमर डिलीवरी पे दे देता है डिलीवरी पार्टनर को, राइट, जो कस्टमर ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है, वही आपकी एक्चुअल सेल्स है। होता क्या है कि अगर 40 ऑर्डर्स आपके डिलीवर हो जाते हैं ना, उसमें से आप कहते हो कि आपके 60 ऑर्डर्स जो हैं वो रिटर्न या आरटीओ हो गए। अब 60% ऑर्डर्स अगर आरटीओ हो गए आपके, आरटीओ क्या होता है? रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब जहाँ से आया था वहीं पे वो ऑर्डर जो है वो वापस चले गया। मतलब जिस वेंडर ने डिस्पैच किया था उसी वेंडर के पास वो ऑर्डर जो है वो वापस चले गया। मतलब वो जहाँ से ऑर्डर आया था, जहाँ से निकला था, मतलब जहाँ से डिस्पैच हुआ था, जिस वेंडर ने, जिस होलसेलर ने या जिस मैन्युफैक्चरर ने वो ऑर्डर प्रोसेस किया, राइट, वहीं पर वो ऑर्डर वापस चले गया। तो दैट मीन्स वो हम लॉजिस्टिक की लैंग्वेज में उसको आरटीओ बोलते हैं, रिटर्न टू ओरिजिन, जहाँ से आया था वहीं पे वापस चले गया। तो इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं है जो ऑर्डर्स आपके आरटीओ हो जाते हैं, आपको सिर्फ बेनिफिट है जो ऑर्डर्स आपके डिलीवर हो जाते हैं, राइट। तो डिलीवरी के ऊपर आपको पैसा बनेगा, ना कि आपको आरटीओ के ऊपर पैसा बनेगा जो ऑर्डर डिलीवर नहीं होते, राइट। तो इसके ऊपर हमने काम करना होता है कि कैसे कम से कम आरटीओ रहे हमारी और मैक्सिमम
डिलीवरी रहे, राइट। मेन हमने सभी जगह पे यही फोकस करना होता है कि आरटीओ हमारी डिक्रीज हो और डिलीवरी परसेंटेज जो है वो हमारी बढ़ती रहे, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स हमने कवर करने होते हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज जो हमने इम्प्लीमेंट करनी है डिलीवरी परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए, वो वहीं पर करनी है कि आरटीओ रेट हमारा कम से कम हो और डिलीवरी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारी आरटीओ जो है वो कम हो सकती है और डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज हो सकती है। एक एक ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम डिलीवरी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर थंब रूल क्या है? यहाँ पर थंब रूल ये है कि हमने कैसे भी करके, जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, हम कैसे भी करके हमने जो है ना वो डिलीवरी परसेंटेज 40 के आसपास मेंटेन करनी होती है। कैसे भी करके हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क करें जिसकी डिलीवरी परसेंटेज मिनिमम 40% आए। ओवरऑल ये सारी चीज़ें प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर या आपके मार्जिन के ऊपर डिपेंड करती है कि 40% के ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अल्टीमेटली ये हमारे प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम 40% डिलीवरी के ऊपर प्रॉफिट बना रहे हैं या नहीं बना पा रहे। लेकिन जो हम आगे जो इसके बाद थंब रूल डिस्कस करेंगे वो प्राइसिंग वाला थंब रूल होने वाला है। उस प्राइस पॉइंट पे अगर हम देखें, अगर उस तरह से अगर हम चले तो 40% टू 50% के अंदर अंदर आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं अगर 40 टू 50% आपके ऑर्डर्स डिलीवर हो जाते हैं। तो उसके बारे में हम कैलकुलेशन के ऊपर भी वर्कआउट करेंगे। तो अभी जो है, जो थंब रूल है जिसके ऊपर हमने चलना है वो ये है कि हमने आगे कम से कम 40% डिलीवरी मेंटेन करनी है। अगर 40% डिलीवरी मेंटेन हो जाती है तो हमारा स्टोर जो है वो प्रॉफिटेबल रहता है। यह तो डिलीवरी परसेंटेज जो है वो बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो कुछ फैक्टर्स ये हैं जैसे कि आप किस कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हो, वो जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। वो फुटवेयर कैटेगरी है, विमेन कैटेगरी है, मेन कैटेगरी है, हाउस होल्ड कैटेगरी है, ज्वेलरी कैटेगरी है। किस कैटेगरी के प्रोडक्ट के ऊपर आप जो है काम कर रहे हो। डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं, डिफरेंट तरह की डिलीवरी परसेंटेज होती है। तो राइट कैटेगरी को चूज़ करके हम डिलीवरी परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। उसके बाद फिर क्वालिटी, कस्टमर की जो क्वालिटी है, वो कस्टमर की क्वालिटी जो है वो किस तरह के कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, क्या उनकी इनकम कितनी अच्छी है, किस तरह के प्रोडक्ट कस्टमर को जो है आप टारगेट कर रहे हो। उनकी अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी, उनकी इनकम अच्छी रहेगी तो होगा क्या कि आपकी डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, ऑर्डर की एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी डिलीवरी के टाइम पे। उसके बाद फिर डिपेंड करता है 3PL के ऊपर भी कि कौन से डिलीवरी पार्टनर के साथ आप जो है वो वर्क कर रहे हैं, किस कोरियर की कितनी अच्छी डिलीवरी कहाँ पर है, ये भी डिपेंड करता है कि उस तरह से इसको प्रोसेस किया जाए। 3PL होता है डिलीवरी पार्टनर, जैसे कि आपका ई कार्ट, अमेज़ॉन, ई कॉम, स्मार्टर। तो ये जो है ये डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन से डिलीवरी पार्टनर की जो सर्विस है वो किधर ज़्यादा अच्छी है। ये डिलीवरी परसेंटेज जो डिपेंड करती है वो टाइम एंड डिस्टेंस पे भी करती है कि उसका टैट क्या है। टैट होता है टर्न अराउंड टाइम, कि उसका ऑर्डर प्रोसेस होने से डिलीवरी तक का टोटल कितना टाइम लगता है, कि कितनी देर में वो जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो रहा है। उसको 7 दिन लग रहे हैं, 8 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं या 2 दिन लग रहे हैं। तो जितना कम जो हमारा टैट रहेगा, जैसे कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर कोई डिलीवरी हो गई तो दैट मीन्स कि हो सकता है कि उसकी डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा बेटर हो जाए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वो लेट रहेगा उतना ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज गिरने के चांसेस होते हैं। और उसके बाद एड्रेस की वेरिफिकेशन आ जाती है कि जितने भी ऑर्डर्स हम ले रहे हैं अपने स्टोर के ऊपर, उनकी एड्रेस की क्वालिटी क्या है। और अगर हम एड्रेस सही नहीं है, इनकम्प्लीट एड्रेस है, तो आप उसको वेरीफाई करके कंप्लीट करके जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। और उसके बाद कंफर्मेशन, ऑर्डर कंफर्मेशन आ जाता है कि उनका ऑर्डर जो है वो जिन्होंने भी ऑर्डर प्लेस किया है आपके कस्टमर ने, वो ऑर्डर कंफर्म है या नहीं कंफर्म या कैंसिल है। तो आप कॉल करके उनको वेरीफाई कर सकते हो कि आपका ऑर्डर कंफर्म है
या कैंसिल है, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑर्डर डाल देते हैं, उसके बाद फिर वो कैंसिल कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते डिलीवरी के टाइम पे। तो अगर वो पहले ही कैंसिल हो जाए कॉल करके, तो आपके डिलीवरी का खर्चा नहीं पड़ेगा, आपको कोरियर का खर्चा नहीं पड़ेगा फालतू में। आपका जो ऑर्डर है वो हम प्रोसेस, फालतू में जो आपका ऑर्डर है वो प्रोसेस नहीं होगा। कैंसिल होने वाला ऑर्डर प्रोसेस होने से पहले ही कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने ऑर्डर्स को कंफर्म करके भिजवा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं डिलीवरी परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन इसको भी हम और एलैबोरेट करके डिस्कस करेंगे अगले कुछ चैप्टर्स में, ठीक है। तो अभी के लिए डिलीवरी परसेंटेज जो है वो कुछ इन फैक्टर्स के साथ इम्प्रूव हो सकती है। मतलब कि ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट, अगर कम डिलीवरी परसेंटेज तो आपका कम प्रॉफिट। और अगर डिलीवरी नहीं होती है तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आपको डिलीवरी के चार्जेस पड़ जाते हैं, कोरियर के चार्जेस पड़ जाते हैं, और वो फिर बेयर करने पड़ते हैं आपके मार्जिन के ऊपर, राइट। तो इस वजह से हमें मैक्सिमम डिलीवरी परसेंटेज को जो है वो मेंटेन करके रखना है। तो इस थंब रूल में हमने ये डिस्कस किया कि कैसे भी करके हमने 40% डिलीवरी जो है मेंटेन करनी है। और क्यों 40% करनी है वो भी हम जब तीनों थंब रूल्स को कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि ये 3 थंब रूल्स जो हैं वो कैसे आपके प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अब जो थर्ड थंब रूल है वो है प्राइसिंग। कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को जो है वो जस्टिफाई कर रहे हो, राइट। वैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हम जब भी कुछ ऑनलाइन सेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्स, प्रोडक्ट की प्राइस जो है हमने कैसे भी 3 से 4 गुना रखनी होती है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो आपको पड़ रहा है। मतलब कि अगर आपको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पड़ रही है 500 रुपये, तो हमने उसको कैसे भी 1500 में हम बेच पा रहे हैं या नहीं बेच पा रहे, राइट। अगर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है आपकी 200 रुपये, तो क्या हम उसको 800 रुपये में सेल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो हमने जो भी प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है, वो कोशिश करना है कि 3 से 4 गुना प्राइस के ऊपर सेल किया जाए, जिससे आपके सारे एक्सपेंसेस जो है वो कवर अप होते हैं। जैसे कि आपकी एड कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, इनके जो खर्चे हैं एड कॉस्ट और लॉजिस्टिक हमने मार्जिन में से निकालने होते हैं। अब ये जो मार्जिन है आपको 3 से 4 गुना रखना पड़ेगा फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट 500 रुपये है तो आप उसको 1500 में सेल कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर आपकी प्रोडक्ट 200 रुपये है तो क्या वो आप 800 रुपये में बेच पा रहे हो। अब ये भी डिपेंड करता है कि अब यहाँ पर सिर्फ कोई भी प्रोडक्ट 1500 में नहीं बिक सकता, कोई भी 200 वाला प्रोडक्ट 800 रुपये में नहीं बिक सकता, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है 500 रुपये वाला 1500 में नहीं बिक सकता और 200 रुपये वाला 800 रुपये में नहीं बिक सकता। उसके पीछे क्या रीज़न है। अगर वो 800 के ऊपर हमने उसका प्राइस लगाया है तो हमें बेसिकली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा जिसमें ये एग्जैक्टली 800 रुपये की वर्थ भी नज़र आए। अगर 500 का कोई प्रोडक्ट है तो हम अगर उसको 1500 में बेच रहे हैं तो उसकी वर्थ भी 1500 रुपये नज़र आए। अगर हमारे वेबसाइट पे हम ऐसी वैल्यू क्रिएट कर पाए आपके प्रोडक्ट की कि वो 500 वाला प्रोडक्ट जो है 1500 में आप बेच सकते हो, तो दैट मीन्स तो फिर ही आपका कस्टमर जो है वो बाय करेगा ना। अगर उसको लगा ही नहीं कि ये प्रोडक्ट 1500 का है तो फिर वो कैसे जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिर उसकी सीपीपी जो है वो बढ़ जाएगी या प्रोडक्ट कन्वर्जन रेट जो है वो आपका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका स्टोर जो है वो लॉस में जा सकता है। इसकी वजह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने काम करना है जिसकी वर्थ भी नज़र आए, या कुछ ऐसा ऑफर या कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव आर्टिकल्स के ऊपर वर्क करें जो लगे भी कि वो अच्छे प्राइस पे बिक सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो प्राइसिंग रखनी है वो रखनी है 3 से 4 गुना, राइट। और अगर 3 से 4 गुना हमने प्राइस रखी है, साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि क्या उसकी वर्थ इतनी नज़र आ रही है या नहीं आ रही। अब वो वर्थ कैसे नज़र आती है कि लाइक आपका जो वेबसाइट है वो उस पर आप
प्रॉपर ऑफर जो है वो अच्छा दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे, उसकी वैल्यू जो है दिखा पा रहे हो कि नहीं दिखा पा रहे, उसके जो पिक्चर्स हैं, उसकी क्रिएटिव्स हैं, उसकी प्रेजेंटेशन है वो अच्छी है या नहीं है आपकी वेबसाइट पे। जो कुछ भी आप कस्टमर को दिखा रहे हो अपनी वेबसाइट पे, कस्टमर उसके ऊपर जज करेगा कि मैं इस प्रोडक्ट को बाय करूं या ना करूं 1500 रुपये में, राइट। तो हमें प्रेजेंटेशन के ऊपर, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के ऊपर, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के ऊपर, उसकी वर्थ के ऊपर हमने काम करना है, जिसकी वजह से हम अपने प्राइस को जो है वो जस्टिफाई कर पाएँ। और अगर हम अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिकने लग जाएगा, लोग उसको खरीदने लग जाएंगे और आप एक अच्छे प्रॉफिट में आना शुरू हो जाओगे। अब इसकी वजह से डिलीवरी परसेंटेज भी इम्प्रूव हो सकती है, इसकी वजह से प्राइस भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं और कस्टमर जो है वो रिलेट भी कर पाएगा आपके प्रोडक्ट के साथ, रिलायबल भी फील करेगा आपकी वेबसाइट को, राइट। तो हमने जो प्राइसिंग रखनी है वो 3 से 4 गुना रखनी है। तो ये हमारा थर्ड थंब रूल है।